कि मैंने इंट्रोडक्टरी में बता दी थी कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का कोई एक्ट जारी किया है जिसमें लोगों को खाद्य से जुड़ा अधिकार मिलता है। मैंने ये भी बताया था कि भारत सरकार के द्वारा जो अपना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था 2013 में, वो छत्तीसगढ़ के बाद लाया गया था, है ना? यानी 2013 में भारत सरकार का, जबकि छत्तीसगढ़ का 2012 में। ये बहुत अच्छी और गौरवान्वित करने वाली बात है। तीसरी बात मैंने बताई थी आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये जो एक्ट बनाया है, इसके पीछे भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के उन दायित्वों को स्पष्ट करता है जिसके तहत हर राज्य को अपने नागरिकों को खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। मैंने बताया था कि इस एक्ट में कुल अध्याय कितने हैं, 14 अध्याय। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, पूरे 14 अध्यायों के नाम लिखवा चुका हूँ, है ना? फिर मैंने बताया था कि इस एक्ट में कुल धाराएं कितनी हैं, तो धाराएं हैं इस एक्ट में टोटल 34। तो ये भी मैं लिखवा चुका हूँ। धाराएं नहीं लिखवाई है मैंने, अध्यायों को मैंने समझाया है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट में कुल कितनी अनुसूची है। इस अनुसूची में मैंने आपको 2 अनुसूचियों की चर्चा की थी। उसमें एक अनुसूची पर का पूरा डायग्राम बना चुका हूँ, एक अनुसूची का पूरा टाइम टेबल दिखा चुका हूँ। अब दूसरी अनुसूची की बारी, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं पिछले क्लास से आगे। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट में 2 अनुसूचियां हैं, ठीक है? 2 अनुसूचियां हैं और उसमें से एक अनुसूची को मैंने लिखवा दिया था। आज दूसरी अनुसूची ने अनुसूची सेकंड की बात करते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता होगा, सर ये अनुसूची क्या होता है? तो किसी भी एक्ट में कोई ऐसी चीज जो टेबलवार या क्रमवार प्रदर्शित करनी हो, उसे अनुसूचियां कहते हैं। जैसे पहली अनुसूची में क्या क्रमवार प्रदर्शित किया गया था? पहली अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्राथमिक परिवार, अंत्योदय परिवार, अन्नपूर्णा परिवार, निराश्रित परिवार एवं सामान्य परिवार होते हैं, उन्हें कितना कितना खाद्यान्न वितरित किया जाता है, नमक वितरित किया जाता है, चना वितरित किया जाता है, केरोसिन वितरित किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आज जो दूसरी अनुसूची है उसमें प्रमुख रूप से क्या आएगा? जो दूसरी अनुसूची है इसमें बच्चों, गर्भवती, कुपोषण, यानी बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को या शिशुवती महिला, गर्भवती या शिशु लैक्टेटिंग मदर एवं कुपोषण से ग्रस्त, इनके लिए क्या पोषण की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है, इस पर चर्चा की गई है, ठीक है? तो आज इसी पर हम पहले चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में इन सब के लिए कैसे प्रकार के पोषण की व्यवस्था की गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए, 6 माह से 3 वर्ष, अगर कोई 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा है तो इनको जो पोषण मिलेगा वो कहां से मिलेगा? आंगनबाड़ी केंद्रों से। यानी आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसे बच्चों को रजिस्टर्ड किया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र से ही इनकी प्रारंभिक इनफॉर्मल एजुकेशन शुरू होगी और आंगनबाड़ी केंद्र से ही इन्हें भोजन मिलेगा। तो इनके भोजन में कैसा भोजन रहेगा? मतलब घर ले जाने के लिए होगा कि वहीं पर बैठकर खा सकते हैं, है ना? तो इनको घर ले जाने वाला राशन मिलेगा, ठीक है? घर ले जाने वाला राशन मिलेगा और कितना क्वांटिटी मिलेगा इसकी भी चर्चा हो चुकी है। इनको क्वांटिटी मिलेगा, अगर हम कैलोरी में देखें, कैलोरी किलो में देखें कि कैलोरी किलो में इनको कितना क्वांटिटी मिलेगा, तो 500 किलो कैलोरी, ठीक है? 500 किलो कैलोरी इन लोगों को मिलेगा। और अगर हम प्रोटीन की बात करें कि इनको कितना प्रोटीन प्रदान किया जाएगा, तो प्रतिदिन 12 से 15 ग्राम प्रोटीन इनको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखिएगा अच्छे से, है ना? अब इस पहले के बाद दूसरे की चर्चा करते हैं कि 3 साल से अगर 6 साल का बच्चा है, 3 साल से 6 साल, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो उसको सुबह का नाश्ता मिलेगा और दोपहर का गर्म पका भोजन मिलेगा। यानी आंगनबाड़ी सेंटरों में ही सुबह का नाश्ता प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? और गर्म पका भोजन मिल जाएगा आपको सेंटर पर ही। क्लियर? क्वांटिटी की बात करें तो कैलोरी की दृष्टि से अगर इनके लिए आवश्यक बात करें तो 500 किलो कैलोरी, इनके लिए भी कैलोरी की वही व्यवस्था है जो 6 माह से 3 साल तक के लिए थी, ठीक है? और प्रोटीन भी एज इट इज है। प्रोटीन इनको कितना चाहिए? 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। यानी यहाँ पर याद रखना आपके लिए आसान हो गया कि 6 माह से 3 वर्ष और 3 साल से 6 साल दोनों के लिए समान कैलोरी और समान प्रोटीन की आवश्यकता है। अब इससे बड़े अगर बच्चे हैं, यानी कि नहीं, इससे बड़े नहीं, इतने ही लेकिन कुपोषण से ग्रस्त, तो तीसरी कैटेगरी है कि बच्चे होने चाहिए, ओके, 6 माह से 6 साल, 6 माह से 6 साल तक के बच्चे होने चाहिए, ओके। प्लस क्या होना चाहिए? कुपोषण से ग्रस्त होना चाहिए। आंगनबाड़ी सेंटर में ही पता चलता है कि कुपोषण से ग्रस्त है कि नहीं, वहां कई सारे तरीके होते हैं। तो इन बच्चों को भी घर ले जाने के लिए राशन मिलेगा, इनके लिए भी घर ले जाने वाला राशन रहेगा। और इनके राशन में भी अगर हम कैलोरी की बात करें
तो कैलोरी की दृष्टि से इनको 800 किलो कैलोरी मिलेगा, यानी कि इनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। क्योंकि कुपोषण से ग्रस्त है तो इनको ज्यादा जरूरत पड़ेगा, जाहिर सी बात है। प्रोटीन की चर्चा करें तो प्रोटीन भी इनको ज्यादा चाहिए, 20 से 25 ग्राम इनको प्रोटीन प्रदान किया जाएगा, है ना। तो इनकी कैलोरी सबसे ज्यादा है जो इनको घर ले जाने के लिए मिलती है। अब स्कूलों में देखें, ये सब सब तो आंगनबाड़ी सेंटर में था, है ना। स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में एक होता है निम्न प्राथमिक कक्षाएं, ठीक है, जो 5वीं तक चलती है, निम्न जिनको प्राथमिक कक्षा बोलते हैं, निम्न प्राथमिक कक्षा। तो उनको अपने स्कूल में ही गर्म पका भोजन मिलेगा। हमारे भारत की जो मध्याह्न भोजन योजना है उसके तहत गर्म पका भोजन स्कूल में ही वितरित किया जाएगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि कैलोरी की दृष्टि से इनके भोजन में 450 किलो कैलोरी होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा बात ये देखा जाएगा कि इनको प्रोटीन कम से कम 12 ग्राम तो देना ही पड़ेगा। तो 12 ग्राम प्रोटीन दीजिए, 450 किलो कैलोरी देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं उच्च प्राथमिक कक्षाएं, यानी कि 5वीं से 8वीं तक की कक्षा, जिसको उच्च प्राथमिक कक्षाएं कहा जाता है। तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए को भी विद्यालय में ही मिलेगा मध्याह्न भोजन। जो भी कक्षाओं वाली बात होती है उन सबको विद्यालय में ही मिलेगा ना। तो इनको भी गर्म पका भोजन विद्यालय में मिलेगा, मध्याह्न भोजन। और इनको थोड़ा ज्यादा कैलोरी की जरूरत है, तो कैलोरी की दृष्टि से इनको 700 किलो कैलोरी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस प्रोटीन की बात करें तो इनको 20 ग्राम प्रोटीन, यानी इनकी उम्र ज्यादा है तो इनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो 20 ग्राम प्रोटीन, है ना। अब आते हैं गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं, यानी कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं प्लस लैक्टेटिंग मदर है, गर्भवती एवं शिशुवती, इनके लिए क्या व्यवस्था है। तो इनको घर ले जाने के लिए मिलेगा। अब ये घर पर ही आराम करेंगी, वहां पर ही उनको राशन मिल जाएगा। तो घर ले जाने वाला राशन किनको किनको मिल रहा है ये ध्यान रखिएगा, है ना। और कितना कितना मिल रहा है ये याद रखिएगा। कैलोरी की दृष्टि से देखिए तो इनको 600, ये इस बार महिला वाले एग्जाम में शायद पूछा भी था, तो 600 किलो कैलोरी इनको गर्भवती शिशुवती महिलाओं को, और प्रोटीन भी इनको अच्छा खासा चाहिए। तो एथलेट सरकार के द्वारा तो इनको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल ही जाएगा। क्लियर। तो ये इनके लिए व्यवस्था है। तो ये जितने भी मैंने 5 वर्ग बताए, ठीक है, सॉरी 6 वर्ग, अंक गलत लिखा गया है, 6 वर्ग जो मैंने बताए सभी के सभी जो हैं वह अनुसूची 2 में प्रदर्शित है। तो अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, वो याद रखिएगा। अनुसूची 1 में छत्तीसगढ़ के प्राथमिक अंत्योदय एवं जो अन्य परिवार होते हैं उनके बारे में चर्चा है। और अनुसूची 2 में छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 0 से 6 माह के बच्चे, 6 से 3 साल के बच्चे, 3 साल से 6 से 3 साल के 6 साल के कुपोषित बच्चे, उन सबको कितना कितना भोजन दिया जाएगा इस पर चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि धाराओं, मैं पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, पिछली क्लास में मैं आपको अध्याय पढ़ाया था। अब हम शुरू करते हैं अध्यायों से धाराओं में धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, आपको धाराओं का नाम याद रखना होगा। अध्याय सारा का सारा नहीं, अब 34 धारा है तो पूरा 34 धारा याद नहीं करना होगा, लेकिन जैसे धारा 4 बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो याद रखना होगा, और धारा 8 इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का नाम मैं बताते चलूंगा साथ साथ में। तो अध्याय के साथ देखते हैं। सबसे पहला अध्याय क्या है, हमेशा किसी भी एक्ट का जो अध्याय 1 होता है वो आपको याद आए चाहे नहीं याद आए, याद रखिएगा ये प्रारंभ ही होता है, प्रारंभ लिखा रहता है अध्याय का नाम। और हमेशा अध्याय 1 में प्रारंभ में जो धारा 1 होती है, ठीक है, धारा 1 जो होती है उसमें क्या लिखा रहता है, ये लिखा होता है कि इस एक्ट का विस्तार कहां पर होगा। तो धारा 1 में सबसे पहले इस एक्ट का क्या बताया गया है, विस्तार। तो इसका विस्तार कहां पर होगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ का एक्ट है तो छत्तीसगढ़ से बाहर तो होगा नहीं, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दूसरी बात रहती है इसी धारा 1 में कि यह लागू कब से हुआ। तो लागू उस दिन से माना जाता है जिस दिन से इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो 18 जनवरी 2013 से यह लागू हुआ, क्योंकि इसी दिन राजपत्र में प्रकाशित किया गया, ठीक है। हर एक्ट की जो धारा 2 होती है वो हमेशा क्या होता है, परिभाषा होता है। तो परिभाषाओं में तो ढेर परिभाषाएं दी होती है, लेकिन हमें अपनी आवश्यकता के हिसाब से कुछ चुनिंदा परिभाषा लेनी है। जैसे कि आंगनबाड़ी की परिभाषा, आंगनबाड़ी की परिभाषा बहुत ज्यादा संभावना है आने की। परिभाषा मतलब आंगनबाड़ी तो क्या है हम जानते हैं, लेकिन इस एक्ट में आंगनबाड़ी की परिभाषा क्या बताई गई है। तो हमारे भारत सरकार की एक योजना है, उस योजना का क्या नाम है, एकीकृत बाल विकास योजना, आईसीडीएस प्लान, है ना, एकीकृत बाल विकास योजना। यह एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में बनी थी, है ना। तो भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत धारा 4 और धारा 5 एवं धारा 7, अभी धारा 4, धारा 5, धारा 7 आएगा आगे, इसमें बस उन पात्र वर्गों का नाम लिखा हुआ है जिनको फायदा मिलेगा ना। तो धारा 4, धारा 5 एवं धारा 7 के अंतर्गत
सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक विकास केंद्र, सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक विकास केंद्र। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जानकारी है कि आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास योजना से बिलोंग करता है। इस एकीकृत बाल विकास योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक आहार दिया जाता है, पूरक पोषक आहार दिया जाता है, उनका कुपोषण नापा जाता है, उन्हें इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। तो ये सब बच्चों को देने के लिए कोई सेंटर तो चाहिए, तो जो सेंटर होंगे उन्हीं को कहा जाएगा आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी की परिभाषा ऐसे रहेगी। ठीक है, उसके बाद आश्रम बीच में शब्द आएगा, तो आश्रम के अंतर्गत इस एक्ट में किसे माना गया है? हम आमतौर पर आश्रम उसे माने जाते हैं जैसे किसी साधु संत का जो रहवास होता है उसे आश्रम मानते हैं। यहाँ पर आश्रम से मतलब होगा राज्य सरकार या सरकार की सहायता से कोई संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल, राज्य सरकार या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कोई आवासीय स्कूल यानी जहां बच्चे रहते हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसा जगह जहां बच्चे रहते हैं और एजुकेशन प्राप्त करते हैं और वो राज्य सरकार द्वारा, जैसे जैसे कस्तूरबा हो गया, है ना, एवं राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कोई एनजीओ, मतलब वो एनजीओ का राज्य ही सहायता दे रहा है, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? आश्रम कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते केंद्रीय पूल शब्द का मतलब। ये शब्द कब आता है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जब हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार किसानों से चावल खरीदती है या अन्य चीजें खरीदती है, तो केंद्र सरकार बोलती है, राज्य सरकार बोलती है कि केंद्रीय पूल ने इतना खरीदा, जबकि राज्य के अंतर्गत इतना। तो केंद्रीय पूल ने इतना खरीदा मतलब क्या है? तो देखिए, हमारे राज्य में केंद्रीय पूल के अंतर्गत किसे माना जाएगा? खाद्य सामग्री का भंडार, यानी जो भी सामग्री खरीदनी है, खाद्य सामग्री का भंडार। ठीक है, ऐसा खाद्य सामग्री का भंडार जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा प्राप्त किया गया हो, है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा प्राप्त, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का संचालन, इसका मतलब केंद्र सरकार देगी पैसा, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के अंदर में होता है, लेकिन राज्य सरकार या उसकी कोई एजेंसी किसानों से जो प्राप्त करेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन के लिए, यानी केंद्र की इच्छा की पूर्ति के लिए राज्य सरकार संचालन कर रही है, उसको किसमें रखा जाएगा? केंद्रीय पूल में, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 में किसे केंद्रीय पूल रखा जाएगा? कि अगर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो पीडीएस प्रणाली होती है या किसी अन्य राहत के लिए, आपदा राहत के लिए, आदि योजनाओं के लिए जो खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पीडीएस प्रणाली या अन्य योजनाओं जिसमें आपदा राहत या ऐसी आपदा से जुड़ी हुई ऐसी अन्य राहत शामिल हो के अधीन आवंटित किया जाए, यानी अगर राज्य में पीडीएस प्रणाली के माध्यम से या आपदा राहत, इन दोनों पॉइंट ऑफ से अगर खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा तो उसको भी केंद्रीय पूल का माना जाएगा, यानी उसके लिए भी भुगतान किसको करना पड़ेगा? केंद्रीय पूल को भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर निराश्रित व्यक्ति की भी परिभाषा दी गई है। परिभाषा के अंतर्गत निराश्रित व्यक्ति किसे माना जाएगा? तो निराश्रित व्यक्ति वह व्यक्ति होगा चाहे वह पुरुष हो। अब निराश्रित व्यक्ति बोल रहे हैं तो हमको लग रहा है खाली पुरुष ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। निराश्रित व्यक्ति में पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो। ठीक है, ऐसे बालक जिनके पास खाद्य एवं आहार हेतु अपेक्षित संसाधन साधन या सहारा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा चीज उनके पास नहीं है जो उनको जीने के लिए समर्थ बना सके। ठीक है, अगर ये चीज होती तो आज वो जिंदगी उनका आसान हो जाता, लेकिन उनको इतना भी नहीं है कि उनको जीने के लिए आसान हो, तो इस वजह जीने के लिए समर्थ हो, ऐसे व्यक्तियों को निराश्रित व्यक्ति कहेंगे। निराश्रित व्यक्ति में ऐसी कंडीशन में अगर कोई आ जाए कि उसके पास खाद्य का कोई सहारा नहीं हो, अपेक्षित कोई संसाधन नहीं हो, तो और उनको भूखा मरना पड़े तो उनको किसमें रखा जाएगा? इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अपवर्जित परिवार की परिभाषा में क्या आएगा? अपवर्जित परिवार ऐसे परिवारों को कहा जाएगा जो कि
इस अधिनियम के लिए इस अधिनियम में किसी भी पात्रता के लिए पात्र नहीं, यानी कि उनको इस अधिनियम का फायदा नहीं मिलेगा। मैं बता चुका हूं कि 2019 में जो संशोधन हुआ उससे ऐसे परिवारों को निर्धारित किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा परिवार जिसका मुखिया आयकर दाता हो वह अपवर्जित परिवार कहलाएगा। ऐसा परिवार जिनकी नगरीय क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हो तो ये घर हो उन्हें। फिर मैंने बताया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में 4 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र में 8 हेक्टेयर अगर जमीन है तो उनको भी अपवर्जित परिवार में रखा जाएगा। लिखवाया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। खाद्यान्न में कैसे रखा जाएगा? हम तो खाद्यान्न में सब रख देते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, लेकिन इन लोग खाद्यान्न में कैसे रखते हैं इसके अंतर्गत, है ना। तो चावल रखा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट खाद्यान्न में, गेहूं रखा जाएगा और मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज, चावल, गेहूं, मोटा अनाज या गेहूं का आटा, ठीक है, या इनका सम्मिश्रण, यानी मोटा अनाज में सम्मिश्रण, यानी 3-4 मोटे अनाज मिला करके, या ऐसे बोलते हैं ना मल्टीग्रेन आटा, तो मल्टीग्रेन आटा, मोटा अनाज, गेहूं का आटा, चावल, गेहूं, इन सबको किसमें रखा गया है? खाद्यान्न के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। सामान्य परिवार किसे कहा जाएगा? जनरल फैमिली, सामान्य परिवार किसे कहा जाएगा? जो न अंत्योदय है, न प्राथमिकता है और न ही अपवर्जित परिवार है। ठीक है, न अंत्योदय, न प्राथमिकता, न अपवर्जित, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? ऐसा परिवार सामान्य परिवार। यानी आप अगर मान लीजिए अंत्योदय परिवार में नहीं आते, अंत्योदय परिवार की परिभाषा आगे मैं बताऊंगा, प्राथमिकता परिवार में भी नहीं आते और ना ही ऐसे परिवार में आते हैं जो कि अपवर्जित है, तो आप क्या होंगे? सामान्य परिवार। ठीक है। अब आते हैं आवासहीन व्यक्ति किसे माना जाएगा, क्योंकि इस एक्ट के तहत आवासहीन व्यक्तियों को भी काफी कुछ मिलेगा, तो आवासहीन किसे माना जाएगा? तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है तथा ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, ये तो कॉमन हो गया, आगे जो बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तथा जो ऐसे सड़क किनारे पटरियों पर या ऐसे अन्य स्थानों पर ठीक है, या खुले प्रांगण में रहते हैं, ठीक है, जिसमें आवासहीन भिखारियों के लिए बने आश्रय और ऐसे अन्य स्थलों पर निवास करने वाले व्यक्ति भी शामिल है, जिसमें आवासहीन भिखारियों के लिए बने आश्रय, ऐसे अन्य स्थल भी शामिल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति के पास घर नहीं है और वो सड़क किनारे, पटरियों पर या ऐसे अन्य स्थानों पर या खुले प्रांगण में रहता है या भिखारियों के लिए बने किसी जगह पर रहता है या भिखारियों से जुड़े लोगों से भिखारियों से जुड़ी हुई जगहों पर ही रहता है, उसे किस में रखा जाएगा? आवासहीन में रखा जाएगा। ठीक है। छात्रावास किसे कहा जाएगा? इस एक्ट के अंतर्गत छात्रावास किसे कहा जाएगा? तो छात्रावास राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्रों हेतु संचालित आवासीय सुविधा से है। तो ये मैं लगभग बता चुका हूं, तो छात्रावास को छोड़ दीजिए, है ना। स्थानीय निकाय से क्या मतलब होगा? बार बार यहाँ पर बीच में स्थानीय निकाय शब्द आएगा, तो हम जो स्थानीय निकाय का मतलब समझते वही रहेगा। स्थानीय निकाय में पंचायत, जहां जहां मैं स्थानीय निकाय बोलूंगा ना, समझ जाइएगा पंचायत की बात कर रहे हैं, ये समझ जाइएगा। नगरीय निकाय यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसकी बात हो रही है। जिला बोर्ड जो होते हैं उनकी बात हो रही है। छावनी जो होते हैं, जो कैंट एरिया बोला जाता है, छावनी बोर्ड होता है, उसकी बात हो रही है। और कोई भी ऐसा अन्य निकाय, चाहे उसे जिस भी नाम से जाना जाता हो, जो संविधान के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में शासन के लिए प्राधिकृत किया गया है। ठीक है। ऐसा कोई भी अन्य निकाय जिसे भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय क्षेत्र में शासन के लिए प्राधिकृत किया गया। देखिए क्या है, जब आप ये एक्ट पढ़ते हैं तो आपको बहुत कठिन भाषा मिलती है, मैं आपको बहुत उसको सरल कर करके समझाते जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक जगह है, भिलाई ले लीजिए, है ना। अब भिलाई स्टील प्लांट में तो भिलाई नगर निगम होगा, चरौदा नगर निगम है और भी रिसाली है, लेकिन मान लीजिए भारत सरकार भिलाई स्टील प्लांट को ही संविधान के अंतर्गत ये जिम्मेदारी देती है कि आप भिलाई का स्थानीय शासन देखिए।
भिलाई की सड़कें, भिलाई का वाचनालय, भिलाई का छोटा मोटा सफाई वगैरह का काम देखिए, तो वहां पर भिलाई स्टील प्लांट ही क्या कहलाएगा, स्थानीय नगर निकाय कहलाएगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था जमशेदपुर में है, टाटा को ये अधिकार दिया गया है ना। तो स्थानीय निकाय में पंचायत, नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड या ऐसे अदर समस्त निकाय आएंगे। ठीक है, चलो आते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत पक्का मकान किसे कहा जाएगा, जिसे बाद में हटा दिया गया। पहले पक्का मकान की परिभाषा देख लीजिए, फिर याद रखिएगा 2019 में इसे हटा दिया गया। तो पक्का मकान मतलब जिसकी छत सीमेंट या कंक्रीट की निर्मित हो, जिसकी छत सीमेंट या कंक्रीट। अब आप बोलेंगे सर हटा दिया गया तो क्यों पढ़ा रहे हैं, है? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे कि अगर एग्जाम में आ गया कि 2019 में किसे हटाया गया, तो 2019 में इसे हटा दिया गया। ठीक है, 2019 के संशोधन के अंतर्गत इसे हटा दिया गया। तो पक्का मकान की परिभाषा को इसमें हटा दिया गया। ठीक है, राज्य पुल, जैसे केंद्र पुल बताया था वैसे राज्य पुल। देखिए, जैसे केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत आपसे अनाज लेती है, और केंद्र सरकार आपदा के समय अनाज बांटती है, और पीडीएस में अनाज बांटती है। इसको छोड़ दीजिए तो बाकी सब राज्य पुल है ना। तो राज्य पुल से क्या तात्पर्य है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, ठीक है, अब इस अधिनियम में सबको भोजन देना है ना, तो इन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्रीय पुल से अलग राज्य सरकार द्वारा उपार्जित, केंद्रीय पुल से अलग राज्य सरकार द्वारा उपार्जित एवं संधारित्र खाद्य सामग्री। ठीक है, कितना सरल है। मतलब जैसे देखिए, कोई केंद्र सरकार भी कुपोषण पर काम करती है, राज्य सरकार भी कुपोषण पर काम करती है। अब केंद्र सरकार अगर उस चीज को में जितना भी खाद्यान्न देती है, उसको छोड़कर जो राज्य सरकार देगी वो राज्य पुल के अंतर्गत आएगा। तो सरल भाषा में जिसके लिए केंद्र खर्च कर रही है वो केंद्र, और जिसके लिए राज्य खर्च कर रही है वो राज्य। ठीक है, तो इसमें इतनी ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा परिभाषा का मतलब नहीं है। परिभाषाएं तो बहुत सारी दी गई है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बता रहा हूँ, ये पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 में कौन कौन सी धारा है। अध्याय 2 में पहली धारा है धारा 3। ठीक है, धारा 3 में क्या उल्लेखित है, याद रखिएगा, पहले लिख लीजिए। अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार एवं सामान्य परिवार, ठीक है, द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। देखिए कितना सरल है। इस अधिनियम की मूल आत्मा तो अभी आ गई। इस अधिनियम की मूल आत्मा क्या थी कि जो ऐसे परिवार है जिनको जरूरत है, उनको रियायती मूल्य पर खाद्य प्राप्त करने का अधिकार, खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा 3 ही तो ये राइट देती है कि इन सब लोगों को, जो अंत्योदय परिवार, प्राथमिक या सामान्य परिवार है, उनको रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री मिलना चाहिए। तो कैसे मिलना चाहिए, तो कैसे का उत्तर होगा अनुसूची 1 के तहत। तो अनुसूची 1 जो पढ़ा चुका हूं, अनुसूची 1 के तहत धारा 3 में उल्लेखित परिवारों को रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब आप बोलेंगे सर और लोगों को भी तो अधिकार होगा, तो धीरे धीरे अलग अलग धाराओं में आएगा। धारा 3 में इन 3 परिवारों की चर्चा हुई है ना। अब आते हैं धारा 4 में किसको किसको अधिकार दे रहा है। तो धारा 4 में ये गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती महिलाओं को अधिकार दे रहा है। तो धारा 4 जो है वह गर्भवती महिला एवं शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार, यानी जो गर्भवती हैं और शिशुवती हैं, उनको पोषाहार किस एक्ट के तहत मिलेगा, धारा 4। अब कौन सी अनुसूची, कैसे, तो अनुसूची 2 क्या पढ़ाया था, मैं आपको बताया था कि गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं को प्रतिदिन 600 किलो कैलोरी भोजन और कितना ग्राम बताया था, शायद 20 ग्राम बताया था, तो 20 ग्राम प्रोटीन है ना। तो अनुसूची 2 में उल्लेखित है ना। तो धारा 4 के अंतर्गत गर्भवती महिला एवं शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार, और अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं धारा 5 में क्या है। तो अभी 2 वर्ग हो गए, अब तीसरा वर्ग, ये किसको किसको फायदा मिल रहा है, ये सब अध्याय 2 में उल्लेखित है। तो अध्याय 2 में, अच्छा अध्याय 2 का नाम तो मैं बताया ही नहीं, मैं सीधा धारा ही बताना शुरू कर दिया है ना। तो अध्याय 2 का नाम याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा के प्रावधान। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा के प्रावधान किस किस वर्ग के लिए है, तो धारा 3 वाला याद हो गया, धारा 4 वाला याद हो गया। अब धारा 5 में पहुंचते हैं। ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत किसके लिए व्यवस्था है,
धारा 5। धारा 5 जो है बच्चों के लिए पोषाहार सहायता, बच्चों के लिए। अब बच्चों में कई सारे प्रकार के कैटेगरी आते हैं, तो बच्चों के लिए पोषाहार जो है वह अनुसूची 2 के तहत मिलेगा, अनुसूची 2 के तहत, है ना। अब बच्चों के लिए जो पोषाहार है ना, उसमें एक धारा आती है, इसमें एक आता है 6 माह से 6 वर्ष, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे होंगे। ओके, इनको कहां से भोजन मिलेगा? इनको भोजन मिलेगा आंगनबाड़ी केंद्र से। ओके, 6 माह से कम की उम्र के होंगे तो उनका स्तनपान करवाने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, अब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को कहां मिलेगा? अगर 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो इनको विद्यालय से मिलेगा। ठीक है, अब वो जो विद्यालय हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे हों या राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हों, ठीक है, और कक्षा 8वीं तक। अब ये माना जा सकता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे कक्षा 8वीं तक रहेंगे, तो कक्षा 8वीं तक। ठीक है, और कितना कितना मिलेगा? अनुसूची 2 के अनुसार मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया धारा 5। अब धारा 6 में आते हैं। धारा 6 में किसके लिए पोषक आहार की व्यवस्था है? तो धारा 6 जो है उसमें छात्रावासों तथा आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, छात्रावासों तथा